बात करेंगे। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में नाफिज लॉकडाउन में नरमी कर दी है और जारी अलामिया के मुताबिक सूबे भर में आज से रात 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी गई। तमाम बाजार, तजारती मराकज़ जुमे और इतवार को बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर खाने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 24 घंटे टेक अवे होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। खैर, ये सारी सूरत हाल है। बात करेंगे कि इस वक्त हम सूरत हाल सिंध में कोरोना वायरस की देख रहे हैं। क्या जो लॉकडाउन लगाया गया था उससे बेहतरी आई या नहीं आई? डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब बताइएगा कि कितनी बेहतरी देखने में आई है जो फैसला सिंध गवर्नमेंट की जानिब से किया गया था और अब नरमियाँ की जा रही हैं। जी वालेकुम सलाम। तो देखें, है ये कि जो एकदम से हमारे रेट्स बिल्कुल वर्टिकल हो गए थे, बहुत तेज़ से बढ़ रहे थे। अब ये देखा गया है कि इस पिछले हफ्ते के अंदर अब थोड़ा सा उसके अंदर कमी थोड़ी सी आई है, मगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें एक प्लेटो आई है। इसमें मज़ीद केसेस जिस तेज़ रफ्तार से बढ़े थे वो इतने नहीं बढ़ रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से सख्तियाँ जो लगाई गई थी वो उठा ली गई हैं और नरमियाँ की गई हैं, आप समझते हैं कि इस वो जो सिचुएशन है करंट उस लिहाज से ठीक था, सख्तियाँ उठा ली गई हैं, अब नरमियाँ कर दी गई हैं? जी, तो जब ये सख्ती लगाई भी गई थी तो यही प्लान था कि इसको हम सिर्फ 10 दिन के लिए करेंगे, 10 से 14 दिन के लिए, ताकि थोड़ा सा एक ब्रेक लगे। एक दफ़ा ब्रेक लगे तो फिर दोबारा से चीज़ें खुलना शुरू होंगी, मगर उस डिग्री तक नहीं जितना पहले खोली थी, अगर आपको याद पड़ता है, मगर आहिस्ता से खोलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, इस वक्त हमारे हेल्थ सेक्टर पर ख़ास तौर पे सिंध की बात करें और उसमें भी खुसूसी तौर पर हम कराची की बात कर रहे हो, तो कितना प्रेशर है? तो प्रेशर अभी भी है, ऐसा नहीं कि प्रेशर ख़त्म है, मगर अगेन एक दफ़ा एक पेशेंट दाखिल होता है तो उसको छुट्टी होने में टाइम देर लगती है, और अगर किसी को आज कोरोना होता है तो वो अस्पताल का रुख अमूमन दूसरे हफ्ते में करता है। तो इवन दो हमारे नए केसेस की शरह में थोड़ी सी कमी आना शुरू हुई है, हमारे हॉस्पिटल में अभी तक काफ़ी दबाव है। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं कि जब किसी के बारे में वो सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स मुकम्मल तौर पर फुली वैक्सीनेटेड था लेकिन वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गया, तो फिर वो कहते हैं फिर हमें क्या ज़रूरत है वैक्सीन लगवाने की। बुनियादी फ़र्क हम बार बार जानना चाह रहे होते हैं कि क्या है। जो वैक्सीनेटेड शख्स है उसको जब कोरोना वायरस होता है उसमें, और जो शख्स वैक्सीनेटेड नहीं है उसको जब कोरोना वायरस होता है। बिल्कुल। तो एक पहली चीज़ ये कि ये जो वैक्सीन्स हैं इनकी सबसे ख़ास बात ये कि शायद इन्फेक्शन से ना बचाए, इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है आपको, मगर जब इन्फेक्शन होता है तो उसकी शिद्दत में कमी आती है। और ये हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि ऐसे पेशेंट आए जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं, जिनकी उसूलन तो तबीयत बहुत ख़राब होनी चाहिए थी, उनकी एज ज़्यादा है, उनको कैंसर है, उनको डायबिटीज़ है, मगर उनको बस हल्का फुल्का बुखार हुआ, ख़त्म हो गया। तो यानी कि वैक्सीन आपको एक्चुअली बुरी बीमारी से बचाता है, एंड दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनमें भी कोविड अब जो है वो डेल्टा वेरिएंट जिस तरह की बात की जा रही है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो फुली वैक्सीनेटेड है? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी थोड़ा डिबेट चल रहा है। पहली चीज़ ये कि जो PPE है, जो हमारे जो एहतियात तदबीर है, वो तो जारी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी इंटरनली लोगों ने थोड़ा सा उस पर हाथ छोड़ दिया था। आई थिंक थोड़ा सा फटीग हो जाता है, लोग थक जाते हैं कि कब तक करेंगे हम लोग। सेकंड जो आप आई थिंक पूछना चाह रहे हैं वो बूस्टर के बारे में, कि उनको बूस्टर दें कि नहीं दें वैक्सीन का। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर एक तरफ से देखा जाए तो अभी हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगी है, और हम चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उनकी वैक्सीनेशन हो जाए, बिकॉज जितने लोग वैक्सीनेट होंगे उतना कम ये वायरस फैलेगा। मगर ऑन द अदर हैंड, और यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर प्रॉबेबली फ्यूचर में लगाने की जरूरत तो होगी तो सही, मगर एट दिस पॉइंट आई थिंक ज़्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जितने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वो लोग वैक्सीनेट हो जाएं। अलबत्ता ये ज़रूर है, अगर मेरे पास कोई हेल्थ केयर वर्कर आता है उनके पास बूस्टर लगाने की सलाहियत है, जैसे कि अगर वो बाहर मुल्क जा रहे हैं उनको लगना है या कहीं, तो उनको मना नहीं करता, बिल्कुल वो लगा सकते क्योंकि ये सेफ है। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपसे तो बहुत से लोग राब्ते क्योंकि करते होंगे कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, मुझे फ़लाँ मसला है, फ़लाँ बीमारी का शिकार हूँ, मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। ज़्यादा सवालात आपको कौन से आ रहे होते हैं जिनको एड्रेस करना मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों को घरों पर बैठे वो जवाब मिल सके? So number one is pregnancy. क्या प्रेगनेंसी के अंदर वैक्सीन लग सकती है कि नहीं लग सकती, और इस तरह से वो माएँ जो दूध पिला रही हो वो वैक्सीन लगा सकते हैं, ये आई थिंक सबसे नंबर वन आता है। बिल्कुल। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इस बात इसमें ये है कि जो हामला ख़वातीन हैं उनको तो वैक्सीन ख़ास लगानी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कोविड के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनको बचाने की ज़रूरत है।
एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर वैक्सीन लगाएं तो हम ये तहकीक बताती है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये माँ के दूध में ही पहुँचती हैं और आपके बच्चा भी प्रोटेक्ट होता है उससे। तो यानी कि आपको डबल फ़ायदा होता है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग में वैक्सीन लगाएं। दोनों केस में बिल्कुल सेफ हैं। तो आई थिंक ये नंबर 1 चीज़ है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी वैक्सीन्स हैं जो लगाई जा सकती हैं हमला ख़वातीन को और वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं? सारी वैक्सीन जो भी वैक्सीन अवेलेबल है सभी लग सकती है। ठीक है, एट दिस पॉइंट जो वैक्सीन आपको लग जाए वो बेहतर है। ठीक है, पिक एंड चूज़ अभी नहीं हो सकता है और ख़ास तौर पे हम अभी ये फैसला नहीं कर सकते कि मुझे तो यही वैक्सीन लगवानी है। जो भी वैक्सीन मिल रही है खुदा का शुक्र अदा करें और जाके वैक्सीनेट करवाएं खुद को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप रहे थे और बड़ी अहम चीज़ है ये। कई क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन तो हमसे भी लोग पूछ रहे होते हैं कि इस किस्म के जो है हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस बारे में, ज़रा हमें बता दें। कोई नहीं सुन सकता है, कोई ऐसी किसी ने कोई मिस कर दिया कोई प्रोग्राम वगैरह, तो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ के हवाले से। तो अब जो है वो कन्फ्यूजन डॉक्टर साहब ने दूर कर दी, सारी वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं आप लोग और लगवा सकते हैं। और ख़ास तौर पर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें वो वैक्सीन लगवा सकती हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद को वैक्सीनेट करवाएं और बेहतर है कि आप लोग खुद को वैक्सीनेट करवाएं। फिर फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी खुद को वैक्सीन लगवाएं और जिस तरह से बच्चे के हवाले से कहा जाता है कि बच्चे पर कोई असरात तो नहीं होते, तो वो बेहतर है माँ के लिए भी और बेबी दोनों के लिए ही सेफ है। दो फ़ायदे हो रहे हैं, डबल फ़ायदे हो रहे हैं आपको एक बंदे को वैक्सीन लगवाने से। अच्छा चलें हम थोड़ी सी कुछ म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। मतलब म्यूज़िक की क्या, इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं ना। नई मौसीकी और जदीद आलात मौसीकी जो हैं उनके बायस ग्रामोफोन की बात की जाए ना, गीत सुनने का रिवाज अब पुराना हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन लोधरा में आज भी एक बुजुर्ग जो हैं वो ग्रामोफोन की मदद से म्यूज़िक सुनते हैं। उन बुजुर्ग से हम आपको मिलवाएंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ मियाँ ज़हूर ने एक रिपोर्ट किया उसमें। दौरे जदीद में भले नए आलाते मौसीकी आ चुके हैं, मगर ग्रामोफोन की मदद से मौसीकी सुनने वाले आज भी कुछ लोग मौजूद हैं। इन्हीं लोगों में से एक लोधरा के ये बुजुर्ग हाजी मुश्ताक भुट्टा भी हैं। तकरीबन मुझे 60 साल हो गए हैं पुरानी मौसीकी सुनते और बहुत अच्छी लगती है और हमारे हमसाए जो वो भी बड़े शौक से सुनते हैं पुराने लोग। इस बुजुर्ग के अबाओ अजदाद क्या में पाकिस्तान से कबल इसी ग्रामोफोन और दीगर आलात की मदद से म्यूजिक सुनते थे। इन्होंने अपने बुजुर्गों की ये निशानी अभी तक संभाल कर रखी हुई है। मौसीकी से मोहब्बत रखने वाले अफराद दूर दराज से इस बुजुर्ग के पास आते हैं और पुराने म्यूजिक से खूब महजूज होते हैं। कैमरा टीम के साथ मियां ज़हूर, 92 न्यूज़ लोधरा। क्या बेहतरीन रिपोर्ट तैयार की थी। अच्छा इकराम मुझे बताओ कि तुमने कभी सुना है इस तरह से म्यूजिक? अच्छा वैसे मैंने कभी भी नहीं सुना। मैंने भी कभी नहीं सुना, मैंने सिर्फ फिल्मों में सुना है। पुरानी फिल्मों के अंदर वो जो दिखाते थे कि जी इस तरह से गाना शुरू हो गया और यहाँ जो खूबसूरत सी रिपोर्ट हमें तैयार करके भेजी थी मियां ज़हूर ने। और क्या बात है, अब मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि असल में भी सुनना चाहिए। बाबा जी के पास बड़े मजे की थी, कलेक्शन बहुत मजे की थी। खैर हम आगे चलते हैं और बड़ा ही अहम इशू है। अहम इशू यह है कि हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए ये हमें आज तक समझ नहीं आ पा रहा है। और हम कहते हैं कि जब हम बच्चे को गुस्से से कुछ बोलते हैं या चीख कर आवाज दे रहे होते हैं तो हमारी फौरी बात सुन लेता है, उधर रुक जाता है। हमें उधर लग रहा होता है कि जी कि हमने पता नहीं माइलस्टोन अचीव कर लिया। हम खुश होते हैं कि यार हमसे डर गया बच्चा तो अब रुक गया, अब ये हरकत उल्टी जो है वो नहीं करेगा। तो अब एक रिसर्च चाहिए और जिस तरह से जो माएँ बच्चों पे चीखती चिल्लाती हैं घरों में, क्योंकि मामूल है हमारा, तो एक रिसर्च चाहिए। उसके मुताबिक कहा गया कि ये जो चीज़ है ये ख़तरनाक है, बच्चों के फ्यूचर जो है ना उसके ऊपर ये असरात खुद एतमादी के ऊपर। और बच्चे जो है ना वो इस तरह से उनको जो आप कह लें कि मुस्तकबिल में उनके दिमाग पर ये जो असरात छोड़ देंगे चीखने चिल्लाने के, और वो जो है वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे माशरे में। उम्र भर के लिए उस बच्चे की शख्सियत को ये एक चीज़ मुतासिर कर सकती है कि माँ बाप बच्चे से ऊंची बात कर रहे हों, उसको डरा रहे हों, चीख कर उसको डांट कर। बेजा डांटना नहीं चाहिए बच्चे को समझाना चाहिए। बच्चे के बोलने की सलाहियत तक मुतासिर हो सकती है। आप ये कितना मतलब है कि उसके बोलने तक की जो सलाहियत है वो इस तरह पैदा हो जाता है। हाँ, और वो अपना एतमाद खो बैठते इस तरह से। बाज़ बच्चों में बात बात पर गुस्सा होने की आदत भी पैदा हो जाती है और बच्चे का जो गुस्सा अपने खिलौने पर इसी अंदाज से निकलता है और वो जिस तरह से मतलब वो निकाल रहा होता है। ये एक नॉकिंग पॉइंट होता है आपके लिए कि आप उसको देखें और उसको ऑब्जर्व करें कि ये उस पर गुस्सा क्यों निकाल रहा है। वो आप पे गुस्सा नहीं उतार सकता है, वो क्या कर रहा है, वो टॉयज पे उतार रहा होता है और हम कहते हैं कि पता नहीं है टॉयज को क्यों उठा के फेंक रहा है। हम कहते हैं ये बच्चा जो फलां बच्चा ये तो टॉयज तोड़ देता है। अच्छा, वालिदैन में से किसी भी एक का उससे बुलंद आवाज़ या चीख कर बात करने की वजह से बचपन की जो बुरी यादें हैं वो बच्चे के साथ तमाम ज़िंदगी रहती हैं और वो हमेशा उनको याद रखता है। और फिर आगे बढ़कर जब वो बच्चा मतलब कि खुद वालिद बन जाता है या वालिदा बन जाती है, वो उसके बाद अगले बच्चों के साथ भी वही रवैया रखे हुए होता है। ये देखिए कि आप
ये फिर चेन ये टूटती नहीं है, चेन ऐसे ही चलती जाती है। उस पर आराम से बात करें, माहिरीन ये कहते हैं उसको सज़ा से बेहतर है कि उसको बिठाएं, उसको ये समझाने की कोशिश करें। तो ये पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को आखिर कंट्रोल करना है तो उसके बेहतरीन तरीके कौन से हैं। बिल्कुल, वो तरीके हम जानेंगे। पेरेंटिंग कोच महरीन तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महरीन साहबा, बच्चों पर चीखने के हवाले से एक रिसर्च आई है कि बच्चों पर चीखते हैं जो पेरेंट्स तो उनके मनफी असरात होते हैं, ना सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए बल्कि फ्यूचर में भी। आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो। बेसिकली एक बहुत ही समझ लें कि हमारी सारी आम ज़िंदगी का एक मसला है, और इसके आज जो मैं आपसे स्ट्रेटजीज शेयर करूँगी वो आप जैसे ही फॉलो करेंगे वैसे ही आपको इस चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट की रेफरेंसेस और कोट्स पढ़ रही थी और उसके अंदर एक लाइन मेंशन थी दैट एवरी प्रॉब्लम वी हैव इज़ अ प्रॉब्लम विद आवर थिंकिंग। तो मुझे ये चीज़ इतनी रिलेट नहीं की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर चीज़ जो भी मसला हमारी लाइफ में आता है वो हमारी सोच से लिंक्ड है। लेकिन ये जब इसको डिग इन किया तो समझ आया कि ये इतनी एक्यूरेट लाइन है कि माँ बाप को क्यों लगता है कि वो बच्चे पे येल करने का राइट रखते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि ओ माय गॉड ये जो सारे मतलब घर में कोई भी बीड्स हैं ये उनसे खेल रहा है, ये स्विच बोर्ड के पास गया हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है पेरेंट्स फील करते फ्रस्ट्रेटेड एंड देन दे फील दैट दे हैव अ राइट टू येल, कि वो चीख सकते हैं बच्चे के ऊपर। तो सिंपल इज़ दैट कि आप जो सोच में रखते हैं ना कि आई एक्सपेक्ट माई चाइल्ड कि वो इतना आइडियल उसका बिहेव हो, वो ऐसे करे वो ऐसे करे, जो एक्सपेक्टेशंस हैं ना पेरेंट्स की वो उनको एक्चुअली चीखने पर मजबूर करती हैं कि मैं अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो ये हरकत कर रहा है, लेकिन अगर वो ये कर रहा है तो मेरे पास तो राइट है उसके साथ चीखने का। तो मैं इसीलिए आपसे आज ये टेक्निक्स शेयर करना चाहती हूँ कि फौरी तौर पर आप इनको अपनी लाइफ में लाएँ। बीइंग अ किड, हैविंग अ किड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन योर लाइफ, और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है माँ का, औलाद का, बच्चे का। तो आजकल आपको अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ इज़ दैट यू ओन द प्रॉब्लम। ऑनरशिप ऑफ प्रॉब्लम इज़ कि जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल पाकिस्तान में बिजली के बिलों का बहुत ज़्यादा मसला है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ादर अपने बच्चे से कहता है कि बेटा आपने जब भी रूम से निकलना है तो अपने रूम की लाइट को स्विच ऑफ करना है। बच्चा ये रोज़ भूल जाता है और जब मंथ के एंड पे बिल आता है तो फिर बाप का पारा हाई हो जाता है और वो समझता है क्या मैं चीख कर इसको निकाल सकता हूँ अपने बच्चे के ऊपर। तो सिंपल मैं यहाँ पर पेरेंट्स को कहती हूँ कि यू ओन द प्रॉब्लम को ऑन कौन करे? जो कि बॉदर्ड है। आप बॉदर्ड हो, बच्चा बॉदर नहीं हो रहा है, बच्चे को फर्क नहीं पड़ रहा, आप चीख रहे हो, आप बिल दे रहे हो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपने बच्चे को फर्क डालना है। वो किस तरह से डालना है? यू हैव टू अल्टरनेटिव्स इन योर हैंड। द फर्स्ट अल्टरनेटिव इज कि वो सोल्यूशन जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हो जाए प्रॉब्लम का, एंड द सेकंड अल्टरनेटिव इज कि वो चीज़ जो आप कंट्रोल कर सकते हो। इस केस में, इस सिनेरियो में जो एग्जांपल मैंने आपको दी, द फर्स्ट थिंग वाज कि बच्चा रूम से निकलते हुए लाइट को स्विच ऑफ कर जाए और बहुत विन विन सिचुएशन हो जाए। बट इंस्टेड अगर वो ये नहीं करता तो द सोल्यूशन यू कैन कंट्रोल इज उसके कमरे के लाइट बल्ब उतार दें। अब जब बच्चा घर आएगा तो प्रॉब्लम किसको होगा? बच्चे को। तो वो क्या करेगा? वो पेरेंट के पास जाएगा, वो कहेगा कि मेरे कमरे के तो बल्ब उतरे हुए हैं। अब इस सिनेरियो में देखे तो बच्चा भी चीख सकता है लेकिन उसने नहीं चीखना है। वहाँ पर होगा पेरेंट्स का आर्ग्यूमेंट बच्चे के साथ कि बेटा अगर आपने ये काम नहीं किया जो हमने डिसाइड किया था तो यू विल हैव दीज कॉन्सिक्वेंसेज। नाउ अ किड विल लर्न दैट इफ आई विल नॉट डू दिस कमांड ऑफ द पेरेंट देन आई विल हैव दिस। तो पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर है येलिंग। सबसे बड़ी लेकिन ठीक है महरीन, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं, बना देते हैं। महरीन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, जब हम ऐसा कर रहे होते हैं फिर हम देखते हैं कि आम तौर पर ये समझते हैं कि जो माँ बाप बच्चों को कुछ नहीं कह रहे होते वो बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो जाते हैं। इसको हम किस तरह से देखेंगे? जी बिल्कुल, ये नेक्स्ट चीज़ मैं आपको यही शेयर करने वाली थी कि बच्चों को कुछ ना कहना इज़ जस्ट लाइक कि आप खुद एक पौधा उगा रहे हैं। तो आपने उनकी तरबियत पे बहुत फोकस करना है। आप अपने बच्चों को कम्युनिकेट करें कि बेटा आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क टाइमिंग है। वो स्केड्यूल वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, मेक अ स्केड्यूल, और हर स्केड्यूल के अगेंस्ट मेक द कॉन्सिक्वेंसेज लिस्ट।
अगर आप अपना डिनर कंप्लीट नहीं करोगे और अपना खाना ज़ाया करोगे तो अल्टीमेटली आपको ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि जब तक आप अपना खाना कंप्लीट नहीं करोगे आपको टेबल से उठने की इजाज़त नहीं, चाहे रात के 2 बज जाए, या आपको डिनर नहीं दिया जाएगा अगर आप डिनर कंप्लीट नहीं करते, या जो भी कॉन्सिक्वेंस। लेकिन ये भी तो सख्ती है महरीन, ये भी तो सख्ती है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र। जी, ये भी तो सख्तियां हैं जो बच्चे पे की जा रही हैं, जो आप बता रही हैं खाना नहीं मिलेगा, उसको छोटी मोटी सजाएं दे रहे होंगे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होंगे? देखिए नहीं, ये एक लेजिटिमेट सख्ती है हर इंसान को। अब देखिए, आप हमारी कुदरत का निज़ाम देखें कि अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा, हमें इंसान बनाया, हमारे हाथ में इख्तियारात दिए और अल्लाह पाक ने फरमाया कि जाओ और तहकीक करो और जाओ और मेरे अहकामात पे अमल करो, और अगर तुम अमल नहीं करोगे तो जन्नत भी मिलेगी, जहन्नम भी मिलेगी, अमल करने पर जन्नत मिलेगी, नहीं करने पर जहन्नम मिलेगी। तो वो ज़ात जिसने हमें बनाया उसको भी पता है कि हमारी जिबिल्लत में क्या चीज़ है कि हम ऐसे नहीं मानने वाले। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने ये नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेस ये हर स्टेज के हिसाब से हो सकते हैं। आप बच्चों की एज के हिसाब से ऐसी पनिशमेंट्स हो सकती है कि बेटा सारा दिन आपसे मैं बात नहीं करूंगी, या अब पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे से बात करें बेटा ये रूम क्लीन करो, हमने बैठ के खाना खाना है, बच्चे नहीं सुन रहे। आजकल ये बहुत कंप्लेन है, बच्चे सुनते नहीं, माँ बाप को इग्नोर करते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको क्या देती हूँ, इट्स वेरी सिंपल। बजाय कि आप चीखें और 12th आवर तक जाए कि अब बच्चे को समझ आएगी मेरी बात, आप फर्स्ट टाइम में कहें बेटा रूम समेटो अदरवाइज हम डिनर नहीं कर सकेंगे, और बच्चा समझ रहा है कि पेरेंट तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा, मम 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 बोल रहा है, हमें उसकी समझ नहीं आ रही वो क्या बोल रहा है, आप उसी टाइम उससे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करवाओ कि यू हैव टू गो आउट ऑफ द रूम एंड सिट ऑन योर पनिशमेंट मैट। मतलब ये एक सजा नहीं, आप सिर्फ एक मैट रखो घर में और उसका नाम रखो पनिशमेंट मैट, और बच्चे को दीवार की तरफ मुंह करके बिठा दो, वो जितने भी हाफ आवर की सजा रखो या 1 आवर की, कि आप अपने पनिशमेंट मैट पे हो, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक। ठीक है महरीन, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी और हमें टेक्निक्स बता रही थी, बड़ी अच्छी टेक्निक्स लगी है मुझे तो है। तो आप इसको फॉलो कीजिए ना कि बच्चों पे आप चीखें और चिल्लाते रहें, जिससे बच्चों की खुद एतमादी जो है वो खत्म होती चली जाए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह